दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 21 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आई हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि दिल्ली की श्रद्धा जैसी हत्या की वारदात बिहार के नालंदा में भी हुई है। यहां पति के साथ मिलकर के पूर्व प्रेमिका ने अपने प्रेमी की निर्मम हत्या कर दी और फिर उसके शरीर का 6 टुकड़ा करके अलग अलग जगह ठिकाने लगा दिया गया। कई दिनों से जांच पड़ताल के बाद पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर पाई है। आपको बता दें कि बिहार के नालंदा जिला में 2 दिन पहले कटा हुआ हाथ और पैर मिला था, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। यह कटा हाथ में बंधा हुआ कंगन से परिवार वालों ने सबकी पहचान नानंद गांव निवासी नरेश चौधरी के पुत्र विकास कुमार चौधरी के रूप में की गई थी। इस मामले पर जब पति पत्नी से पूछताछ की तो फिर दोनों ने कबूल कर लिया हत्या की। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि घर में ही अपने अन्य सहयोगी के साथ मिलकर के विकास कुमार चौधरी की हत्या किया और फिर उसके शरीर के 6 टुकड़े करके अलग अलग जगह ले जाकर के फेंक दिया गया। आपको बता दूं कि मृतक विकास कुमार चौधरी और जयंती नामक लड़की की दोस्ती बिहार शरीफ में पढ़ाई के दौरान साल 2008 में हुआ था और दोनों के बीच प्रेम हो गया। बाद में लड़की की शादी एक गांव में रंजन कुमार के नामक लड़का से हुआ। यह शादी के बावजूद भी दोनों का मेल जोल बना रहा। इस बीच लड़की ने पुराने जान पहचान का हवाला देकर के अपने पति को ऑटो दिलाने के लिए प्रेमी विकास से पैसा भी ली थी और बाद में उसी पैसे को मांगने पर दोनों के बीच विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने मिलकर के यानी कि पति और पत्नी ने मिलकर के आशिक की हत्या कर दी और उसके 6 टुकड़े कर दिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब बाइक डॉक्टर दिखेंगे। जी हाँ, बाइक डॉक्टर, सही सुना आपने। आज तक आपने एम्बुलेंस देखा होगा, लेकिन अब बाइक डॉक्टर दिखेंगे, यानी कि डॉक्टर बाइक पर सवार होकर के इलाज कराएंगे। आप एक एप्लीकेशन के माध्यम से डॉक्टर परामर्श से लेकर के तमाम तरह की जांच की बुकिंग कर सकेंगे। इतना ही नहीं, दवाएं भी मंगा सकेंगे। उद्योग विभाग ने जिन 31 स्टार्टअप को हाल ही में सहायता प्रदान की है, उसमें हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई इनोवेटिव स्टार्टअप भी शामिल है। यह बाइक डॉक्टर एवं डिजिटल फार्मेसी ऐप के साथ साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा के स्टार्टअप को भी सरकार ने इस योजना के तहत राशि उपलब्ध कराई है। यह पटना के एक फर्म का स्टार्टअप है बाइक डॉक्टर। आइडिया यह है कि दुर्गम इलाके में रहने वाले लोगों को उनके घर तक बाइक से डॉक्टर को पहुंचाया जाए। इसके साथ आपदा के साथ टेलीमेडिसिन की सुविधा हर क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि अगर आप बिहार के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, कहीं दूर दराज दुर्गम इलाके में रहते हैं जहां 4 व्हीलर जाने की कोई सुविधा नहीं है, तो फिर आप बाइक डॉक्टर की मदद से अपना इलाज करवा सकते हैं और फिर एम्बुलेंस का भी इसमें सुविधा प्रदान की जाएगी। दोस्तों आप और हम जब बचपन में गिल्ली डंडा और कांच की गोली खेलते हुए पकड़े जाते थे तो फिर माँ बाप या फिर परिवार के सदस्य हमें दौड़ाते थे, जहाँ डंडा लेकर के दौड़ाते थे और मारते पीटते थे और कहते थे कि बाबू खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब गंगा उल्टी बह रही है। दरअसल क्योंकि बिहार में अब सरकारी आदेश पर स्कूल में बच्चे गिल्ली डंडा, लुका छिपी और कांच की गोली खेलेंगे। जी हाँ, ये सरकार का आदेश है। पहले के जमाने में जब हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे तो फिर माँ बाप हम लोगों को दौड़ाते थे लाठी लेकर के। जब कभी कभी इतनी मार पड़ती थी कि हम लोग खूब रोते थे। लेकिन अब बिहार सरकार खुद सरकारी स्कूलों में बच्चों को गिल्ली डंडा और कांच की गोली खिलवाएंगे। जी हाँ, ये आपको सुनने में जरूर आश्चर्यजनक लग रहा होगा, परंतु ये बिल्कुल भी सच है। दरअसल बिहार में बैगलेस शनिवार, सुरक्षित शनिवार अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान में शनिवार को बच्चों को स्कूल बैग और किताब लेकर के नहीं पहुंचने का निर्देश दिया गया है। साथ ही हर महीने अलग अलग तरह की गतिविधियों और नवाचार के बारे में निर्देशित किया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी इस निर्देश पत्र में नवंबर महीने में शनिवार को मैं हूं खिलाड़ी अभियान के तहत स्थानीय खेल को महत्व देने के लिए शिक्षकों को निर्देशित किया गया है, जिसमें गिल्ली डंडा, कंचा और लुका छिपी का भी जिक्र है। यानी कि शनिवार को बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो वो बैग लेकर के, किताब लेकर के स्कूल नहीं जाएंगे। शनिवार को बच्चे स्कूल में सिर्फ और सिर्फ खेलेंगे कूदेंगे।
दोस्तों ये हर कोई जानता है कि भगवान राम की पत्नी सीता का घर सीतामढ़ी है, जो बिहार में स्थित है। अब सीतामढ़ी वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। खुशखबरी यह है कि अब बिहार के सीतामढ़ी में, यानी कि बिहार के सीतामढ़ी जिला में सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फिर पीएम नरेंद्र मोदी इसका भूमि पूजन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी में स्थापित की जानी है। रामायण रिसर्च काउंसिल इसका निर्माण कराएगा। जहां सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी के महंत ने काउंसिल को 18 एकड़ 40 डिसमिल की जमीन दान की है। आसपास के किसानों ने भी करीब 6 एकड़ की जमीन देने का एग्रीमेंट किया है। स्थानीय सांसद सुनील पिंटू ने कहा है कि सीतामढ़ी में हर धर्म और वर्ग के लोग इस काम में सहयोग कर रहे हैं। एक मुस्लिम किसान मोहम्मद निजामुद्दीन ने भी अपनी 2.5 कट्ठा जमीन दान देने की घोषणा की है। यहाँ देश का पहला सांस्कृतिक दूतावास केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। जिन देशों से यहाँ ज्यादा पर्यटक आएंगे वहाँ के राजदूतों के लिए कमरा उपलब्ध होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकारी भवनों का बेहतर रखरखाव एवं संचालन बहुत जरूरी है। यह सभी विभाग रखरखाव का कार्य अपने विभाग द्वारा ही कराएं, या इसके लिए जितने अभियंताओं और फिर कर्मियों की आवश्यकता होगी उनकी बहाली कराएं। जहां अनुरक्षक एवं मरम्मत के मेंटेनेंस की जो पॉलिसी बनाई जाए वह बेहतर ढंग से और स्पष्ट हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास एक अन्य मार्ग के संकल्प में भवन निर्माण, पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से अनुरक्षक एवं मरम्मत कार्य के संबंध में प्रस्तुतिकरण को देखा। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि विभाग द्वारा मेंटेनेंस करवाने से खर्च में भी बचत होगी और लोगों को नौकरी और रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि हर घर तक नल का जल पहुंचा दिया गया है, जहां हर घर तक पक्की गली नाले का निर्माण किया गया है। इसका रखरखाव भी लगातार होता रहा है, जिससे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोई बेहतर निर्माण कराते हैं और वह मेंटेन रहता है तो फिर इसकी तारीफ सब जगह होती है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उसके निर्माण और मेंटेनेंस में लगे अभियंताओं की भी प्रशंसा होती है। इस तरह पूरी टीम की प्रशंसा मिलती है। दोस्तों बात करते हैं कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला करके लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि बेटी होना किसी तरह का अभिशाप नहीं है। वहीं दूसरी ओर ऐसी भी घटना सामने आ रही है जहां बेटी होने पर उसके मां को क्रूरता की हद तक परेशान किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला बिहार के भागलपुर जिले से सामने आया है। यहाँ एक महिला ने अपने पति और ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ, बिहार के भागलपुर जिले के बाथ थाना क्षेत्र के बाथ गांव निवासी 25 वर्षीय एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला के 3 बेटियां हैं और यही उसके लिए अब अभिशाप बन गया है। जहां उसका पति, सास और चचेरे देवर ने उस पर इसलिए जुल्म ढाना शुरू कर दिया क्योंकि वह 3 बेटियों की मां है। इंसानियत की हत्या तो तब हो गई जब उसके पति ने ही बेटे की चाहत में उस पर दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया। जब महिला की तहरीर पर सभी के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में अफसरशाही को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश सरकार में अफसर खुद को माई बाप समझ रहे हैं, वे जो चाह रहे हैं वे कर रहे हैं। यही नीतीश कुमार का जंगल राज है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में जनता के पास वोट करने के लिए विकल्प का अभाव है, इसीलिए महागठबंधन और एनडीए इसका फायदा उठा रहे हैं। जय जन सुराज पद यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर उर्फ पीके अभी पूर्वी चंपारण जिले के दौरे पर हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश राज में अफसरशाही से लोग परेशान है, त्रस्त हैं। उन्होंने उदाहरण देकर के बताया है कि बक्सर में 2 लोगों की जान गई, एक स्थानीय शख्स की और एक पुलिस की साइड से हुई। लड़ाई झगड़े का मामला था, जहां अब इस मामले में होना ये चाहिए था कि जिसने गलती की है उसे सजा मिलनी चाहिए थी, मगर अफसरों ने पूरे के पूरे 2 गांव को ही नामजद कर दिया। यह प्रशांत किशोर ने कहा है कि इन गांव के 700 परिवारों के सैकड़ों लोग अपने घरों को छोड़ करके भाग गए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि चंपारण समेत बिहार के अन्य जगहों पर लोगों के पास विकल्प का अभाव है। वे बीजेपी या फिर एनडीए को इसलिए वोट कर रहे हैं ताकि लालू यादव के जंगल राज को वापस न देखा जाए। जहाँ वहीं जो लोग बीजेपी से चिढ़ते हैं वे महागठबंधन को इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। यह विकल्प के अभाव में राजनीतिक पार्टियां फायदा उठा रही है, उन्हें फ्री का वोट मिल रहा है और जनता त्रस्त है। दोस्तों बात करते हैं कि मुसलमानों की बड़ी संस्था इमारत सरिया जल्द ही 5 सीबीएसई स्कूल और फिर एक बड़ा अस्पताल भी खोलेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और फिर ओडिशा में असर
रखने वाली ये संस्था सामाजिक, शैक्षणिक और फिर स्वास्थ्य सेवाओं पर इस साल 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसका जिक्र साल 2023 के बजट में किया गया है। इमारत सरिया ने साल 2023 का बजट पेश किया है। साल 2023 में इमारत सरिया 5 CBSE स्कूल और जमशेदपुर में एक अस्पताल खोलेगी। इसके साथ ही इमारत सरिया समाज में फैले नफरत को खत्म करने और फिर लोगों को शिक्षित करने की मुहिम चलाएगी। मदरसा में बुनियादी ढांचा में बदलाव करके हर मदरसे में दीन शिक्षा के साथ साथ सामान्य शिक्षा को भी चलाने का प्रयास एवं जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बैठक के पहले इमारत अमीर शरीयत अध्यक्ष हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने संबोधित किया। उन्होंने देश में फैल रहे नफरत को खत्म करने पर बल दिया। उन्होंने कहा है कि इमारत सरिया देश भर में सभी धर्म, जाति, मजहब के लोगों के हित का कार्य करती है और आगे भी करेगा। हम मानवता को आधार बना करके लोगों की मदद करते हैं और आगे हमारा प्रयास देश में फैले नफरत को सामाजिक स्तर से खत्म करके देश की अखंडता, एकता को बनाए रखने का है। इसके लिए इमारत सरिया युवाओं को सामाजिक प्रेम का पाठ पढ़ाएगा। धर्म, जाति के नाम पर दंगा फसाद करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। यह साथ ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए विशेष मुहिम चला करके लोगों को कहा जाएगा कि वे अपने बच्चों को शिक्षित करें। यह साथ ही जमशेदपुर में एक अस्पताल का निर्माण किया जाएगा जहां कम खर्च पर लोगों का इलाज होगा। यह संस्थान की ओर से 5 नए CBSE स्कूल खोले जाएंगे। वृद्धा पेंशन के रूप में 600 रुपये प्रति माह विधवा और फिर वृद्धों के बीच 75 लाख रुपए बांटे जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बीजेपी से अलग होने के बाद जेडीयू ने युवाओं के बीच अपनी पकड़ बिल्कुल भी ढीली नहीं की है। यह कम से कम पटना विश्वविद्यालय यानी कि पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के बाद सामने आए परिणामों से तो यही जाहिर होता है। एक तरफ छात्र जेडीयू ने इन चुनाव में जीत दर्ज की तो फिर दूसरी तरफ लेफ्ट और विपक्षी दलों का सफाया कर दिया गया। लालू नीतीश गठबंधन के दौर में नीतीश आगे निकल गए। हालांकि आरजेडी और जेडीयू ने अलग अलग छात्र संघ चुनाव लड़ा था, लेकिन छात्र आरजेडी की कोई भी सीट नहीं आई। जय पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के परिणाम मतगणना के बाद शनिवार 19 नवंबर की रात जारी किए गए, जिसमें 5 सीटों में से 4 सीटों पर जेडीयू ने कब्जा जमाया। बीजेपी के छात्र संघ एबीवीपी को एक पद से संतुष्ट करना पड़ा, तो फिर वहीं लेफ्ट, जाप और आरजेडी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो गया। दोस्तों कुछ लोगों के शरीर पर बाल होते हैं तो फिर कुछ के लोगों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं। कुछ के शरीर पर नॉर्मल बाल होते हैं तो फिर कुछ लोगों के शरीर पर काफी अधिक बाल होते हैं। जिनके शरीर पर सामान्य से अधिक बाल आते हैं वे बाल के साथ ही जीते हैं या फिर बालों को हटाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जब भारत में एक बच्चा ऐसा भी है जिनके चेहरे पर इतने बाल है कि उसे देख करके कोई भी डर सकता है। ये मामला मध्य प्रदेश के छोटे से गाँव नंदलेटा का है, जहाँ रहने वाला एक 17 साल का लड़का एक सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसके चेहरे पर बाल ही बाल है। चेहरे पर इतना बाल है कि उसका चेहरा पूरी तरीके से बाल से ढक चुका है और चेहरा नहीं देखा जा रहा है। यह 17 साल के इस लड़के का नाम ललित पाटीदार है, जो सामान्य परिवार से आते हैं। ललित अभी 12वीं क्लास का स्टूडेंट है और परिवार की मदद के लिए खेती भी कर रहा है। ललित हाइपरट्रिचोसिस या फिर वेयरवुल्फ सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ था, जो ऐसी स्थिति है जिसमें चेहरे, बाहों और शरीर के अन्य हिस्सों पर बालों की सामान्य से अधिक ग्रोथ होने लगती है। ललित ने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि मैं 17 साल का हूं और स्कूल भी जाता हूं। शुरुआत में छोटे बच्चे और फिर लोग मुझे देख करके डर जाते थे। बच्चों को लगता था कि मैं उन्हें किसी जानवर की तरह काट लूंगा। मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि बचपन से ही मेरे चेहरे, शरीर पर इतने अधिक बाल हैं। मेरे माता पिता का बोलना है कि मेरे जन्म के बाद डॉक्टर्स ने सेव किया था। जब मैं 6 या फिर 7 साल का था तब तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद मैंने ध्यान दिया कि मेरे शरीर पर बाल बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। लोग मुझे बंदर बंदर कह करके चिढ़ाते थे और मुझसे दूर भागते थे। ललित आगे कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो फिर लोग मेरे ऊपर पत्थर तक फेंकते थे, क्योंकि मैं आम इंसानों जैसा नहीं दिखता। मैं लाखों लोगों में अलग था क्योंकि मेरे पूरे शरीर पर बाल थे। मैं भी आम लोगों की तरह जीना चाहता हूं और खुश रहना चाहता हूं। तो दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट के भेष में 2 शातिर चोर घुस गए। जहां दोनों शातिर चोर मेडिकल कॉलेज परिसर से बाइक उड़ा ले गए। चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंच करके पुलिस जांच में जुट गई है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के द्वारा दोनों चोरों को पहचानने वालों को 25-25 हजार रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की गई है। आपको बता दूं कि किशनगंज के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 2 शातिर चोरों ने मेडिकल स्टूडेंट की भेष में कॉलेज परिसर में घुस करके कॉलेज प्रशासन को चुनौती
देते हुए बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बाइक चोरी की ये करतूत मेडिकल कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि दोनों शातिर चोर किस तरीके से मेडिकल कॉलेज परिसर से बाइक उड़ा ले गए, जबकि मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मा SIS सुरक्षा देने वाली कंपनी की है और 100 से अधिक SIS कंपनी के जवान सुरक्षा में यहां तैनात है। इसके बावजूद भी कॉलेज परिसर से बाइक की चोरी होने से मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के बीच सनसनी फैल गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने भाजपा कोटे के 4 पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। जब पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को मौजूदा मंत्री कोटे के आवास को खाली नहीं किए जाने के एवज में 2,36,000 रुपए से अधिक के जुर्माने का नोटिस भेजा है। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस में रेणु देवी को जुर्माने की राशि जमा करने की हिदायत दी गई है। रेणु देवी की तरह ही पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पूर्व मंत्री रामसूरत राय, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान सहित अन्य को आवंटित बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। तय समय में बंगला खाली नहीं करने पर इन सभी को भी जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कल पूर्वी चंपारण का दौरा किया, जहां इस दौरान वे वाल्मीकि नगर पहुंचे और जंगली जानवरों के बीच काफी खुश नजर आए। तेजस्वी यादव ने जंगल सफारी की, वहां के सभी जानवरों की देखरेख का हालचाल लिया। इस दौरान तेजस्वी यादव हाथी से आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव ने अपना सिर गजराज के सामने झुकाया। हाथी ने अलग स्टाइल में सूंड उठा करके आशीर्वाद दिया। इसका वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे हाथी ने तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दिया है। जब वीडियो में तेजस्वी यादव हाथी को केला देते नजर आए, हाथी ने बड़े ही प्यार से वह केला उनसे लिया। जहां अपने दौरे के दौरान तेजस्वी यादव ने हाथी की सेवा भी की। गजराज उनके सेवा से प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा की बदहाली को लेकर के लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब लोक जनशक्ति पार्टी ने भी बिहार में शिक्षा और सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति को लेकर के सरकार को आईना दिखाया है। लोजपा रामविलास ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनता के साथ साथ बिहार के सभी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह सरकार के लाख दावों के बावजूद भी नीतीश कुमार की शिक्षा विरोधी नीति का खुलासा हो गया है। दरअसल लोजपा रामविलास के आधिकारिक के ट्विटर हैंडल से एक 27 सेकंड का वीडियो शेयर किया गया है। बताया जा रहा है कि वीडियो जमुई के गढ़संडा मध्य विद्यालय का है। इस वीडियो में खुद चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में चिराग पासवान एक स्कूल के कमरे में नजर आ रहे हैं। स्कूल के कमरे में फर्श पर गंदगी का अंबार दिख रहा है। वही स्कूल की छत, दीवार और पिलर बुरी तरीके से बुरी हालत में है। छत इतनी जर्जर हालत में है कि कभी भी धराशायी हो सकता है, यानी कि छत कभी भी गिर सकता है। वीडियो में चिराग पासवान कहते हैं कि जर्जर हो चुका पिलर कब गिर जाएगा, ऐसे में कोई बच्चा कैसे पढ़ेगा। चिराग पासवान वहां मौजूद एक अन्य शख्स से कहते हैं कि वे अधिकारी को बुला करके उसे दिखाएं। जब कल को कोई बड़ी घटना घट जाती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस वीडियो में स्कूल की जर्जर हालात को दिखाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश में सबसे अच्छी उद्योग नीति बिहार की है। यह सरकार की कोशिश है कि विभिन्न सेक्टरों के जितने भी ब्रांड और कंपनियां हैं उन्हें बिहार में बुलाया जाए। इसीलिए उद्यमियों को अपने उत्पाद को बेचने के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यह सरकारी स्तर से व्यवस्था हो रही है कि देश के अन्य राज्यों से आए कामगार जो यहाँ उद्यमी बने हैं उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। जब वे शनिवार को चनपटिया स्टार्टअप जोन के निरीक्षण के दौरान बोल रहे थे, उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले विभिन्न सेक्टरों एवं ब्रांडों के प्रतिनिधित्वों से मुख्यमंत्री मिले हैं, जब उनसे बोला गया है कि वे बिहार में इंडस्ट्री लगाएं। हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी काफ़ी बेहतर है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि रोजगार के लिए बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं तो फिर उसी राज्य को रेवेन्यू मिलता है। हमारी कोशिश है कि बिहारियों को बिहार में ही काम मिले। यहाँ काम करेंगे तो फिर खर्चे भी यही करेंगे, इससे बिहार की आमदनी बढ़ेगी। दोस्तों मीडिया को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को गांधी मैदान में घोषणा की थी कि वे 10 लाख सरकारी नौकरी बिहार में देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में ही 10 लाख नौकरियां बिहार की युवाओं को दे दी जाएगी, लेकिन अब लगता है जैसे तेजस्वी यादव के कलम की स्याही सूख गई है। आक्रामक अंदाज में प्रशांत किशोर ने कहा है कि यदि बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने का वादा महज चुनावी जुमला हुआ तो बिहार के युवाओं के साथ नीतीश कुमार का घेराव करेंगे। जैसे शिक्षकों के लिए समान वेतन लागू नहीं
करने के लिए बीजेपी और आरजेडी दोनों जिम्मेदार है। शिक्षकों के लिए समान वेतन के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने कहा कि 2015 की महागठबंधन सरकार के दौरान सुशील मोदी ने विपक्ष में रहते हुए घोषणा की थी कि समान काम के लिए समान वेतन लागू होना चाहिए। जब शिक्षकों ने झांसे में आकर के भाजपा का समर्थन कर दिया था। 2017 में सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने, उनके पास मौका था ये काम करने का। 2020 में शिक्षकों को फिर ठगा गया। इस बार तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि मैं आऊंगा तो फिर समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाएगा। अब जब शिक्षक मेरे पास आते हैं तो फिर मैं उनसे सवाल करता हूं कि अब तो तेजस्वी यादव की सरकार है, उन्हीं के दल के व्यक्ति शिक्षा मंत्री हैं, आप इसे कब लागू करवाएं? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खाद की किल्लत पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर उर्वरक की नेपाल सीमा से तस्करी करने के आरोप लगाए हैं। जब पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को कहा है कि केंद्र सरकार ने बिहार को यूरिया का पर्याप्त स्टॉक दिया है, इसके बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल पाई है। नीतीश सरकार के अधिकारी कालाबाजारी में लिप्त हैं। यूरिया की नेपाल सीमा से तस्करी हो रही है, सरकार पहले इस पर लगाम लगाए। इससे पहले बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने केंद्र सरकार पर खाद का पर्याप्त स्टॉक बिहार को नहीं देने के आरोप लगाए थे। कुमार सर्वजित ने कहा कि खाद के आवंटन में बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है, इससे नीतीश सरकार की छवि खराब हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने देश में कहीं भी खाद की किल्लत होने से इनकार कर दिया है। बिहार के बीजेपी नेताओं ने अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया है। सुशील मोदी ने शनिवार को बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य में यानी कि बिहार में खाद की कोई भी किल्लत नहीं है। बिहार के कृषि मंत्री गलत बयानबाजी करके केंद्र सरकार को बदनाम कर रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में बिहार को 2,41,000 मैट्रिक टन यूरिया दिया गया है। दोस्तों बिहार के 81,360 सरकारी विद्यालयों पर इस माह से फिर निरीक्षण का शिकंजा कस गया है। इसमें 72,000 प्रारंभिक एवं 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। हर सप्ताह बुधवार और गुरुवार को विद्यालय को अफसरों द्वारा निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिलों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि निरीक्षण के दौरान निरीक्षा अधिकारी द्वारा बेस्ट मोबाइल ऐप पर ऑन द स्पॉट विद्यालय की तस्वीर खींच करके अपलोड करेंगे ताकि मुख्यालय पर उसकी मॉनिटरिंग हो सके और किसी प्रकार की कमी या फिर शिकायत पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। जी हां, शिक्षा विभाग ने जिलों में तैनात अफसरों को विद्यालय निरीक्षण की कमान सौंपी है, लेकिन समय समय पर मुख्यालय के अफसर भी औचक निरीक्षण में जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि कुर्नी विधानसभा चुनाव के नतीजे से बिहार में सरकार की स्थिति पर कोई असर नहीं डालेगा, मगर मैदान में उतरे उम्मीदवारों का भविष्य जरूर तय करेगा। राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा के साथ उम्मीदवारों का कद पार्टी में कमजोर या फिर मजबूत होगा। बड़े दल के जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों की साल 2025 की विधानसभा आम चुनाव में दावेदारी मजबूत हो जाएगी। जब वहीं हार पर पार्टी में उनका कद ही कम नहीं होगा और आगे के लिए रास्ते भी बंद हो जाएंगे। वहीं छोटे दल के उम्मीदवारों का बेहतर प्रदर्शन हार के बाद भी बड़ी पार्टियों का दरवाजा खोल सकता है। जी हाँ, 7 साल बाद आमने सामने हो रहे भाजपा उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता और जदयू प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह उर्फ मनोज कुशवाहा के लिए ये चुनाव दो धारी तलवार है। उपचुनाव भले ही एक मौका है, मगर इसमें रिस्क भी कम नहीं है। जी हाँ, 2015 के चुनाव में पराजित हो चुके मनोज कुशवाहा के लिए आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट खाली की है। अगर ये जीत दर्ज नहीं कर पाते हैं तो फिर अगले चुनाव में सीट पर आरजेडी का दावा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए सीट छोड़ने पर राजद के दावेदारी में नाराजगी दिख चुकी है। जब सीट गंवाने वाले राजद के निवर्तमान विधायक डॉक्टर अनिल सहनी पहले ही नाराजगी दर्ज कर चुके हैं। जब वही सहनी के एक और नेता शेखर सहनी आरजेडी छोड़कर निर्दलीय मैदान में है। ऐसे में आरजेडी अपने अधिक नेताओं की नाराजगी मोल नहीं लेगा। वहीं जेडीयू भी हार की स्थिति में नए विकल्प पर विचार करेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की उच्च शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव प्रस्तावित किया गया है। जब बिहार के सभी 15 विश्वविद्यालयों के रिसर्च स्कॉलर और शिक्षकों को लाइब्रेरी लोन की सौगात जल्द ही मिलेगी। शिक्षा विभाग इसकी सैद्धांतिक तैयारी पूरी कर चुका है। नीतिगत निर्णय के लिए इस पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को नीतिगत निर्णय लेना अभी बाकी है। आधिकारिक जानकारों के मुताबिक इंटर लाइब्रेरी लोन के जरिए कोई भी विद्यार्थी विशेष करके रिसर्च स्कॉलर अपनी मनचाही किताब या फिर शोध सामग्री दूसरे विश्वविद्यालयों से मांगा सकेगा। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी की किसी भी रिसर्च स्कॉलर को किसी खास विषय या फिर विशेष सामग्री चाहिए तो वह विशेष सामग्री उनके अपने विश्वविद्यालयों में नहीं है। अगर वह विशेष सामग्री राज्य के किसी दूसरे विश्वविद्यालय में है तो फिर उसके आग्रह पर खुद उसका विश्वविद्यालय जरूरत की पठन सामग्री दूसरे विश्वविद्यालय से एकदम मुफ्त मंगा करके शोधकर्ताओं को मुहैया कराएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत सभी शहरों में जमीन की खरीदारी तेजी के साथ हो रही है। ज्यादातर लोग शहर में खुद का घर बनाने के लिए जमीन की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कई बार सही जानकारी नहीं होने के कारण लोग दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं और जमीन खरीदने के दौरान धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के बड़े शहरों में कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग जमीन खरीदने के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई गवा देते हैं। अब इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जिन बातों को ध्यान में रखते हुए आप जमीन की खरीदारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के किसी भी शहर में अगर आप जमीन की खरीदारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जमीन के कागजातों का सत्यापन करनी चाहिए। आप जमीन बेचने वाले से जमीन का पुराना रजिस्ट्री पेपर, जमाबंदी, केवाला, लगान रसीद आदि की मांग करें और निबंधन कार्यालय जाकर के यानी कि रजिस्ट्री कार्यालय जाकर के इस कागजातों को चेक करा लें। आप इसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात करें तो कागज के सत्यापन के बाद आप जमीन की नापी किसी सरकारी अमीन से कराएं, क्योंकि सरकारी अमीन की नापी कोर्ट में मान्य होती है। चौथे नंबर पर बात करें तो जमीन खरीदने के लिए किसी को एडवांस में पैसे दे रहे हैं तो आप 1000 के स्टाम्प पेपर पर पहले जमीन का एग्रीमेंट करा लें, इसके बाद ही पैसा दें। पांचवें नंबर पर बात करें तो आप पैसे की लेन देन ऑनलाइन या फिर चेक के माध्यम से ही करें। जमीन खरीदते समय कैश पैसा देने से बिल्कुल बचें आप। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में पश्चिमी और फिर उत्तरी पश्चिमी हवा अगले 4-5 दिनों तक चलेगी, जिसके प्रभाव से पटना, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार समेत 17 जिलों के तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। वहीं 20 से 23 नवंबर के बीच भागलपुर और आसपास के जिलों में बारिश की संभावना है, जिसके कारण इन जिलों के तापमान में गिरावट आएगी और 23 नवंबर के बाद इन जिलों में लोगों को तेज ठंड का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए लोगों को ठंड से बचने की तैयारी कर लेनी चाहिए। खबर के अनुसार पछुआ हवा के प्रभाव से भागलपुर, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, पटना, गया, किशनगंज, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास, सिवान, वाल्मीकिनगर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा और नवादा के तापमान में और भी गिरावट आएगी। आपको बता दूं कि तापमान में कमी होने से बिहार के इन जिलों में कनकनी बढ़ेगी और फिर लोगों को अधिक से अधिक ठंड का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टरों ने लोगों से इस ठंड में सावधान रहने और फिर गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है ताकि खुद को ठंड से बचाया जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियों ने आज पटना, पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, दरभंगा, नालंदा समेत 12 जिलों में पेट्रोल डीजल का रेट जारी कर दिया है। आज इसी रेट से यहां पेट्रोल डीजल की बिक्री की जाएगी। खबर के अनुसार आज बिहार के पटना, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, गया आदि जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी तरीके के बदलाव नहीं किए गए हैं। इन जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, जबकि अन्य जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट हुई है हल्की सी। जी हाँ, बिहार के कुछ जिलों में आज पेट्रोल डीजल की नई कीमतों में बढ़ोतरी देखने को भी मिली है। इसीलिए अगर आप बिहार के इन जिलों में रहते हैं तो फिर आप जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल का दाम चेक करें, उसके बाद ही आप बाहर निकले पेट्रोल भरवाने के लिए अपनी गाड़ी में। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू का कद लगातार बढ़ता जा रहा है और राज्य में यानी कि बिहार में जदयू की जड़ें और मजबूत होती जा रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जदयू के बिहार में करीब 70 लाख सदस्य हो गए हैं। जब बीते 2 महीने के दौरान सदस्यों की संख्या में 75% का इजाफा हुआ है। जब पिछले साल जदयू के 40 लाख ही सदस्य थे। जब बिहार में 4 सितंबर से 10 नवंबर के बीच चले सदस्यता अभियान के दौरान जदयू ने 30 लाख नए सदस्य बनाए हैं। वह बिहार की अन्य पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है। जहाँ जदयू के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद सिंह ने शनिवार को सदस्यता अभियान के तहत बने कुल सदस्यों की संख्या बताई है और दावा किया है कि 70 लाख सदस्यों में से हर वर्ग में 60% से ज्यादा संख्या युवाओं की है, जो पार्टी की मजबूती के लिए शुभ संकेत है। जनार्दन प्रसाद ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए किए गए सामाजिक कामों के प्रति युवाओं के झुकाव का नतीजा है। जदयू का प्रखंड स्तरीय संगठनात्मक चुनाव संपन्न हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर के लगातार यह चर्चा है कि उन्हें हटा करके अब अब्दुल बारी सिद्दीकी को उनकी जगह दे दी जाएगी। हालांकि मीडिया के सामने अब्दुल बारी सिद्दीकी इस बात को खारिज कर चुके हैं, लेकिन इस बीच आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने जगदानंद सिंह से नाराजगी दिखाई है। जहां एक चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दिया है या नहीं इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। ये सबके सामने स्पष्ट है कि वे लंबे समय से कार्यालय नहीं आ रहे हैं, तो फिर पार्टी का काम कैसे चलेगा। शिवानंद तिवारी ने कहा कि 2 बार उपचुनाव हो गया है, तीसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है। जिला अध्यक्षों की सूची या फिर बाकी लिस्ट सब जगदानंद सिंह के पास है।
या लालू जी से जाकर वे दिल्ली में मिले भी हैं, क्या बातचीत हुई है इसका मुझे पता नहीं। राजद कार्यालय की गतिविधि बाधित है। अभी बिहार में लालू नीतीश का गठबंधन है तो फिर चुनौती है। ऐसे समय में पार्टी का कामकाज ठप है। जगदानंद सिंह चुने हुए अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी में विशेष प्रावधान है कि बीच में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पदाधिकारी को हटा सकते हैं और किसी को बना सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में सरकार हर जिले मुख्यालय स्तर पर सिमुलता आवासीय विद्यालय के तर्ज पर एक स्कूल खोले जाएंगे। जल्द ही कवायद शुरू होगी। वे शुक्रवार को विकास भवन में स्थित सचिवालय में संवाददाताओं से चर्चा कर रहे थे। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि सिमुलता आवासीय विद्यालय स्कूली शिक्षा का बेहतर मॉडल है। इस विद्यालय ने कई टॉपर्स दिए हैं। इस स्कूल में प्रवेश परीक्षा के जरिए प्रवेश दिया जाता है। एक समय था कि इस स्कूल का अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में यहाँ के विद्यार्थियों का दबदबा था। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि बिहार में शिक्षकों के 3,38,000 पद खाली हैं। हालांकि इतने पद भरने के लिए समुचित संख्या में CTET STT पास अभ्यर्थी ही नहीं है। इन सब के बाद भी 7वें चरण का शिक्षक नियोजन जल्द शुरू होगा और इसकी तैयारी अंतिम दौर में है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि शिक्षक नियोजन की आस में 3-4 साल से बैठे अभ्यर्थियों को धीरज रखना चाहिए। हमें उनसे सहानुभूति है। उनकी चिंताओं से सरकार सहमत है, लिहाजा नियोजन प्रक्रिया हर हाल में पूरी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दिनों एनडीए छोड़कर के आरजेडी और फिर कांग्रेस के साथ चले गए, नई सरकार बनाई। इधर भाजपा के सत्ता से बाहर होते ही राज्य में विकास की योजनाएं हिचकोले खाने लगी है। चाहे कृषि विभाग की बात हो या फिर ग्रामीण विकास की, सरकार के मंत्री फंड का रोना रो रहे हैं और इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जी हां, कृषि विभाग के केंद्र प्रायोजित सब मिशन ऑन सीड प्लॉगिंग मटेरियल योजना का ऐसा ही हाल है। कृषि विभाग ने केंद्र सरकार को मई में योजना का विस्तार से प्रस्ताव भेजा था। इसके तहत 40 करोड़ रुपए मिलना है। इस योजना में अब तक मदद नहीं मिली है। अमूमन 2 से 3 महीने में केंद्र सरकार योजना को स्वीकृति प्रदान कर देती है, लेकिन इस बार 8 महीने के बाद भी ना तो योजना को मंजूरी मिली है और न ही राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह हालात तब है कि बिहार ने कोरोना काल में किसानों को ऑनलाइन घर तक बीज आपूर्ति करके देश में मिसाल कायम किया था। इसी के तहत केंद्र सरकार ने सब मिशन ऑन सीड प्लॉगिंग मटेरियल के तहत 4 योजनाओं के लिए राशि मिलनी है, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। इससे बीज ग्राम कार्यक्रम, बिहार बीज और जैविक प्रमाणन एजेंसी विकास योजना, बिहार कृषि विश्वविद्यालय में बीज प्रजनन कार्यक्रम का भरण पोषण, 5,000 टन बीज प्रसंस्करण इकाई की स्थापना और फिर बीज विश्लेषण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण की योजना फंसी है। यानी कि एक तौर पर कहा जाए कि केंद्र की बीजेपी सरकार, मोदी सरकार बिहार की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जब बिहार के जो मूल सुविधाएं हैं, खेती बाड़ी, उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार राज्य का भागलपुर जिला अपने सिल्क उद्योग के लिए मशहूर रहा है। यहाँ के हैंडलूम से लेकर के पावरलूम तक के कपड़ों की मांग भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होते ही यहाँ के सिल्क उद्योग को बड़ा झटका लगा है। इस कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि इस लड़ाई की वजह से भागलपुर के सिल्क उद्योग का निर्यात करीब 25% तक कम हो गया है। यहाँ के व्यवसायियों और फिर बुनकरों के लिए ये एक बड़ा झटका है। भागलपुर के सिल्क उद्योग को वहाँ से हजारों मील दूर होने वाले इस लड़ाई के ऐसा असर का कोई अंदाजा नहीं था। जहाँ मधुबनी चित्रकला से लेकर के आधुनिक मांग के मुताबिक कपड़े तैयार करने में भागलपुर के बुनकरों की खासियत मानी जाती है। सिल्क की चादरों से लेकर के साड़ियाँ, दुपट्टे, शॉल, कुर्ते, स्कार्फ और बाकी कपड़ों के शौकीन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग कम होने की वजह से कारोबारियों का तैयार माल गोदाम में पड़ा हुआ है। भागलपुर के अलीम अंसारी 4 दशकों से सिल्क उद्योग के कारोबार से जुड़े हुए हैं। जहाँ ये उनका पुश्तैनी काम है। तरह तरह की नक्काशी और डिजाइन के साथ तैयार उनका माल विदेशों तक जाता है। जहाँ हथकरघा से तैयार उनके प्रोडक्ट की मांग देश विदेश तक है। जब पिछले ही सीजन में तैयार करीब 25 लाख रुपए का माल अब तक उनके पास अटका पड़ा है। अलीम अंसारी ने ये माल विदेशी ग्राहकों के लिए बनवाया था, लेकिन जंग शुरू होते ही इसे भेजने का ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। ऐसे ही हालात हमें भागलपुर के कई और व्यवसायियों के यहाँ देखने को मिली है। किसी के गोदाम में माल अटका पड़ा है तो फिर किसी की दुकान में। दरअसल करीब 9 महीने पहले रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई ने बुनकरों से बड़ा काम छीन लिया और कारोबारियों से व्यवसाय का बड़ा हिस्सा भी छीन लिया। यूक्रेन और रूस के आसपास के मुस्लिम देशों में भागलपुर के सिल्क की खूब मांग रही है। वहाँ हर मौसम के लिए भागलपुर के लिनन के शर्ट बनाए जाते हैं। भागलपुर में तैयार सिल्क के कपड़ों को यूरोप और फिर मध्य एशियाई
देशों में खूब पसंद किया जाता है। बिहार के भागलपुर सिल्क उद्योग के ऐसे प्रोडक्ट की मांग यूक्रेन, तजाकिस्तान, तंजानिया, जर्मनी, इटली और आसपास के कई देशों में हो रही है। जी हाँ, यहाँ के सिल्क के कपड़े खाड़ी देशों में भी खूब पसंद किए जाते हैं। व्यापार के आधुनिक तरीके की वजह से खाड़ी देशों से भी भागलपुर के कपड़े रूस और उसके आसपास के देशों तक पहुँचते थे, लेकिन युद्ध की वजह से इसकी मांग काफ़ी कम हो गई है। कपड़े तैयार करने के जो ऑर्डर युद्ध शुरू होने से पहले दिए गए थे, उनका भी एक बड़ा हिस्सा कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में छात्र जेडीयू ने अपना परचम लहराया है। छात्र संघ चुनाव में सेंट्रल पैनल के कुल 5 पदों पर में से 4 पदों पर छात्र जेडीयू ने जीत हासिल की है, जबकि एक सीट पर एबीवीपी ने कब्जा जमाया है, जो आपको पहले बताया गया है इसी वीडियो में। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव परिणाम पर सियासी गलियारों से प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव परिणाम पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार और फिर तेजस्वी यादव पर युवाओं की आस्था बरकरार है। उन्होंने कहा कि रोजगार ने युवाओं का ध्यान खींचा है, इसीलिए जेडीयू कैंडिडेट को पूरा समर्थन मिला है। जब पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव परिणाम के बहाने ललन सिंह ने मोदी सरकार पर भी जमकर के निशाना साधा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया है कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव परिणाम ने बता दिया है कि छात्रों और फिर नौजवानों के बीच नीतीश कुमार कितने पॉपुलर हैं। जब नीतीश और तेजस्वी पर युवाओं की आस्था बरकरार है। ललन सिंह ने कहा कि महागठबंधन सरकार में रोजगार मिल रहा है, जिसको लेकर के छात्रों और फिर नौजवानों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव परिणाम के बहाने मोदी सरकार पर हमला करते हुए ललन सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किया था, वह कहीं से भी पूरा नहीं हुआ है, जुमला हो गया है और अभी भी रोजगार को लेकर के कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है और फिर रोजगार लगातार घट रहे हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।